अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी आ रही है। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी, हमारी ए और बी दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स मुझे बहुत थोड़े नजर आ रहे हैं। यस मैम, शायद ब्रेक थी ना तो सही अभी है, आज़ान हुई है, वो आप शायद ज्वाइन कर नमाज लेंगे। पढ़ रहे होंगे। जी जी ठीक है, यानी ए बी सेक्शन दोनों हैं। वेरी गुड। पहले तो लास्ट जी मंडे के लिए बी सेक्शन स्टूडेंट्स है। बहुत मेरी अपॉलॉजीज कि मैं आप लोगों का सेशन नहीं ले सकी फॉर सम रीजंस, बट ये कि आज मैं कोशिश करूंगी कि दोनों साथ ही सेक्शन जो है वो कॉन्करेंटली एक ही टॉपिक को चलेंगे, क्योंकि हम पैरेलल ही चल रहे हैं। तो दोनों को यही टॉपिक स्टार्ट करना था। लास्ट क्लास में हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को कंक्लूड किया था। पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पुश डाउन ऑटोमेटा से कोई क्वेश्चंस हैं क्या? आई बिलीव नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो आप फोरम पे प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा या मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो जैसे भी। तो आज की क्लास में बहुत सारे कंटेंट्स कंक्लूड करने की मेरी ये कोशिश होगी कि आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास हो। और अगर आज की क्लास में कंटेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास तक उन कंटेंट्स को लेके जाऊंगी। वरना मेरा ये ख्याल है कि आज हम अपने कोर्स को कंक्लूड कर लें इस क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो नेक्स्ट क्लास सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर सेशन पर रख लें, आपकी क्यूरीज पर रख लें। नेक्स्ट क्लास से पहले आप पूरा कोर्स जो है उसको एक दफा गो थ्रू करके आ जाएं, ताकि अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकें। तो आज की वो तब पूरा होगा ये ऑब्जेक्टिव कि जब आज हम इन कोर्स कंटेंट्स को कवर कर पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ चल रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा 4 बजे से एग्जैक्ट स्टार्ट कर लिया है, वरना ऑलमोस्ट मैं 4:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर कहीं पर भी किसी को कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट्स क्लियर होते जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। चलिए जी, आज ये जो टॉपिक पहला स्टार्ट कर रही हूँ, डिसाइडेबिलिटी, एक्चुअली तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि इस पे रिसर्च अभी तक ओपन है। वैसे पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंपाइलर और ये कंप्यूटेशन काफी हद तक मेच्योर्ड फील्ड्स हैं, लेकिन ये डिसाइडेबिलिटी की फील्ड है, ये अभी काफी हद तक ओपन है। इस पे अभी बहुत कुछ और डिस्कस किया जा सकता है। तो जहाँ जिस स्टेज पर इस वक्त हम खड़े हैं, बिगनर स्टेज, तो हम डिसाइडेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में या फुली अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन कोर्स के कंक्लूजन तक डिसाइडेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, और अगर आपका इंटरेस्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, आप इसको आगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी रिसर्च में इसको लेके जा सकें। तो पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा आज। हालांकि मैंने डिसाइडेबिलिटी का चैप्टर जो है कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कहीं ये ना हो कि आपको डिसाइडेबिलिटी का भी समझ ही ना आए। तो चैप्टर में ना इंक्लूड करने का रीजन ये था कि मैं पढ़ाऊंगी जरूर, आपको बेसिक्स उसकी जरूर दे दूंगी, लेकिन उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी। आगे के जो दोनों टॉपिक्स हैं वो आपके कोर्स में बाकायदा डायरेक्टली इंक्लूडेड है। ये सिर्फ हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट डिसाइडेबिलिटी, और फिर हम अगले कंटेंट्स की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो डिसाइडेबिलिटी का ताल्लुक है एक्चुअली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से। कंप्यूटेशन के प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप में से कोई रीड करे ये स्लाइड, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हम किसको कहते हैं? कोई रीड करेगा? यस मैम। जी, जोया क्या? कंप्यूटेशन। यस मैम। जी बेटा पढ़ा। A computational problem is a problem that a computer might be able to solve, or a question that a computer may be able to answer. Example, given a positive integer n, find a non-trivial prime factor of n. ठीक है, ये जो जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कंप्यूटर ज्यादातर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है। बाकी कंप्यूटर जाहिर है कि हमेशा सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता, कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करता, बहुत सारे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। लेकिन इंटरनली हमें पता है कि हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक कंप्यूटेशन है। इवन के हमारी जो मल्टीमीडिया रिलेटेड जो क्यूरीज होती हैं, हमारी जो इमेजेस, वीडियो प्रोसेसिंग होती है, इंटरनली बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर हम कंप्यूटर के लेवल पर जाएं तो हमें ये बात पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर लफ्ज ही कंप्यूट से निकला है। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम हो, जिसका सॉल्यूशन हमें
एट एनी स्टेज ना पता हो और हम अपने कंप्यूटर से, हम अपनी मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम, ठीक है, इफ एल्स के डिसीजन लेना है कि ये फॉर एग्जांपल डिसीजन प्रॉब्लम की एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं किसी नंबर के बारे में आपसे पूछूं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, या कोई सीक्वेंस दूं और इस एक सीक्वेंस के साथ आपसे एक नंबर पूछूं कि ये नंबर इस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, तो ये डिसीजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्च प्रॉब्लम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम आपने पढ़ा? मैम यस मैम, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ तो रहे हैं उसमें मैम। आपने सर्च प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे। कौन कौन सी सर्चेस आपने पढ़ी हैं? बाइनरी सर्च है, फाइनल सर्च पढ़ा है, लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च है। डिफरेंट तरह के सर्च प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, और सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम समझ रहे हैं? मैम कोड को ऑप्टिमाइज करना, अच्छा बनाना। कोड को ऑप्टिमाइज विद इन करना टाइम। या शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। अगर आपने एनालिसिस वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपने इस तरह के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे। ये सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स, और ये सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट लिस्ट हो सकती है, मगर इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बहुत हद तक एनालिसिस एंड डिजाइन से भी रिलेटेड है, लेकिन हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी इसका बेसिक्स लेना चाहते हैं। असल इसका जो फ्लेवर है वो आपको एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। अच्छा, जितने भी कंप्यूटेशनल मैम प्रॉब्लम्स उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं सॉल्वेबल और कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्वेबल। इसकी रटी रटाई डेफिनेशन तो मैं आपको दे ही सकती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। सॉल्वेबल और नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगा और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होगा? रिजवान मौजूद है? जी मैम। हाँ, क्या लगता है आपको बेटा, कौन से प्रॉब्लम सॉल्वेबल होंगे, कौन से मैम non-solvable होंगे? मैम जैसे पीछे आपने दिखाए थे कुछ लिस्ट, वो सारे सॉल्वेबल थे, मतलब कंप्यूटर को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, ये सारे और आपके ख्याल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्वेबल? होंगे जो अनसॉल्वेबल होंगे। ठीक है, सॉल्वेबल, यस मैम। जी रिजवान कुछ कहेंगे? जिसका रिजल्ट मिले वो सॉल्वेबल है। जिसका जी रिजल्ट मैम, मतलब एक तो प्रॉब्लम ये है जो ऑप्टिमाइजेशन पे आपने बताया ना कि मतलब एक हम टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम में इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो मतलब हमारी लाइफ नहीं, मतलब अगर उस पे सदियां भी बीत जाए ना तो वो कंप्यूटेशन मतलब जो है ना वो चलती रहेगी। ये भी हम सॉल्वेबल की लिस्ट में शायद डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब उनका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना सकते कि जिसको मशीन जो है वो उस पे कंप्यूटेशन कर सके। मतलब ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस बात पे कमेंट कर दें, बहुत अच्छा पॉइंट जोया कह रही हैं कि ये जो आपने जैसे पिछली स्लाइड में जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम बताई, अब ये सारे सॉल्वेबल हैं। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो वो अनसॉल्वेबल है। इस पे आपका क्या कमेंट, किसी का भी, वॉलंटियर? मैम मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम सॉल्वेबल किसको कहते हैं, जिसका रिजल्ट आए या मतलब तो वही मैं आपसे विद इन चलें, हम टाइम। इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यानी अभी हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे। जोया आपका पॉइंट सही है, लेकिन फिर भी इसमें अभी फर्दर ये गुंजाइश है हमें देखने की कि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम अगर डिसीजन प्रॉब्लम है तो वो सॉल्वेबल ही होगा, या काउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग की अगर बात कर ले, सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी चीजें जो काउंट नहीं हो सकती। अगर पूछा जाए किसी नासा के किसी एस्ट्रोनॉट से भी आप पूछ सकते हैं कि कितने स्टार्स हैं इस वक्त यूनिवर्स में हमारे, हालांकि सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम की नेचर से पता नहीं लगता। मैम वो प्रॉब्लम की नेचर पर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपकी यस मैम, सही। सही है। तो प्रॉब्लम की नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि वो सॉल्वेबल होगा या नहीं होगा। हर प्रॉब्लम स्पेसिफिक, हर नेचर के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्वेबल हैं, कुछ अनसॉल्वेबल हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्वेबल प्रॉब्लम किसको कहते हैं? सॉल्वेबल प्रॉब्लम उसको कहते हैं जिसको सॉल्व करने का एग्जैक्ट प्रोसीजर हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर आप डिफाइन कर सकें कि अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट या डिसीजन या जो कुछ भी।
तो अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है उनका हमारे पास एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूला मौजूद होता है। स्टैटिस्टिक्स में आप प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, एनालिसिस में आप प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, ये सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, अब कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको दूंगी तो ये आपके जहन में सवाल नहीं होगा कि सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब उस फॉर्मूले से रिलेटेड है तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और वो फॉर्मूला ही डिसाइड कर देगा कि सॉल्वेबल है। हमें एक एक प्रॉब्लम को अलग से करके देखने की जरूरत नहीं है कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है तो उस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो एक्चुअल पॉइंट है कि आपके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है उनको हम कहते हैं कि ये सॉल्वेबल है, और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम कहते हैं कि ये सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब प्रॉब्लम के सॉल्व होने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि प्रोसीजर इस बात का डिफाइन कर दे कि आंसर कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, अब इनके फॉर्मूला मौजूद है और वो फॉर्मूला क्या डिफाइन करते हैं कि इवेल्युएट कैसे होंगे। या तो एक सॉल्व की कंडीशन ये हो सकती है या दूसरी सॉल्वेबल होने की कंडीशन, ये गौर से सुनिएगा, जो पहली कंडीशन है वो तो सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो रही है। अच्छा, सॉल्वेबल होने की एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दें कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये भी सॉल्वेबल प्रॉब्लम। यानी आपने अब उस पर डिस्कशन खत्म कर दी ना, आपने क्लोज कर दी डिस्कशन कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पे फर्दर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही अनसॉल्वेबल। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना कि जिनके बारे में डिफाइन हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है कि इनको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो भी हम सॉल्वेबल की कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को फर्दर डिस्कस करने की या उन पे रिसर्च करने की हमें जरूरत नहीं होती। जी रिजवान, आपने हैंड रेज किया है, मैं 1 मिनट आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं और उसके बाद फिर, या चले पहले क्वेश्चन पूछिए। मतलब मैम सॉल्वेबल जैसे कि आपने बताया कि अनसॉल्वेबल है, तो वो तो मतलब एक हमने अपनी लिमिट बता दी ना, लेकिन लाजमी थोड़ी है कि हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, मतलब किसी ने बता दिया कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, उसने मतलब अपनी लिमिट के हिसाब से मतलब नहीं, ये बेटा मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, लेकिन वो यही बात है कि ये डिफाइन मतलब ऐसे मेरे कह देने से डिफाइन नहीं होगा कि मैंने कह दिया कल को सुबह उठी और मुझे अचानक ख्याल आ गया कि ये प्रॉब्लम। जी अब्दुल सलाम, आप भी क्वेश्चन पूछने वाले। जी अब्दुल सलाम, क्वेश्चन था कि जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, जैसे मैंने 5 0 कर दिया, हम इनफिनिट हो जाए, फिर क्या वो सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है? जी बेटा, मैंने 5 0 कंडीशन आ जाती है, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इनफिनिट हो जाता है नंबर, तो क्या वो हम किस कंडीशन में आएगा, सॉल्वेबल में या अनसॉल्वेबल में? मैं आपकी आवाज अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, 1 मिनट में अपना रूम चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसे ऑफिस में जाके लेती। जी बेटा, आप दोबारा पूछिए। अच्छा जी, अब्दुल सलाम दोबारा पूछेंगे एक दफा? मुझे जैसे आपने कहा कि समझ कोई नहीं आ ऐसे रही। प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम्म, आवाज आ रही है मैं आपको? जी जी आवाज आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जैसे कोई प्रॉब्लम होता है कि 1/0 फॉर्म में आ जाए, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व ना कर पाए, तो आपने कहा कि ऐसे प्रॉब्लम को भी हम सॉल्वेबल कहते हैं। या जैसे 1/0 करते हैं, कोई आंसर नहीं आ जाए, तो वो क्या किस कंडीशन में आएगा, अब ये आपने जो मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये मैथमेटिक्स है मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको एकदम इस बात का जवाब दे सकूं, लेकिन पहले मैं अपना पॉइंट क्लियर कर दूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि जिस प्रॉब्लम के बारे में आप कह रहे हैं वो सॉल्वेबल है या नहीं। ठीक है, थोड़ी सी क्योंकि डिस्कशन कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए मैंने कहा कि अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, एक तो वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जिनका फॉर्मूला अवेलेबल है और उस फॉर्मूले से ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल भी आ गए और इवन मैथमेटिक्स के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम, उनका आप मुझे कोई ना कोई प्रोसीजर समझा सकते हैं कि ये काम होगा कैसे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ, अभी मैंने जोया से बात की, जोया से कहा कि काउंटिंग नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो अब इसके लिए आप मुझे कोई प्रोसीजर नहीं समझा सकते। अगर आपने मुझे प्रोसीजर समझा दिया ना तो वो सॉल्वेबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फिलहाल आप मुझे प्रोसीजर समझा ही नहीं सकते कि मैं पूरी यूनिवर्स के स्टार कैसे काउंट करूं, तो इसलिए फिलहाल वो अनसॉल्वेबल है। तो पहली बात तो ये कि सॉल्वेबल तब होगा कि जब उसका सीधा सीधा प्रोसीजर अवेलेबल है। लेकिन दूसरा सॉल्वेबल होने का मतलब, मैं इस कैटेगरी की बात कर रही हूँ कि सॉल्वेबल वो प्रॉब्लम्स कहते हैं हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कि जिनको हम टच ही नहीं करते। हम कहते हैं कि बस इन पर काम करने की जरूरत नहीं है। वो काम करने की जरूरत इसलिए नहीं हो सकती, नंबर 1 कि वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, वो मसला हल हो चुका है, लेकिन नंबर 2 कि उसके बारे में ये बात प्रूव हो चुकी है। अच्छा, रिजवान के सवाल का जवाब ये है कि जरूरी नहीं है कि मेरे कह देने से या आपके कह देने से, एक हाइपोथेसिस देने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो अनसॉल्वेबल है, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ दे देने से, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर देने से किसी फॉर्मूले से, ये पता चल जाता है कि वो अनसॉल्वेबल है। इसकी एक बहुत बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत आम सी एग्जांपल जो है वो यूलर्स साइकिल है। वो आपने पढ़ी है एल्गोरिथम में या किसी सब्जेक्ट में? नहीं अब्दुल सलाम बेटा, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, आपका हैंड रेज मुझे नजर आ रहा है, लेकिन पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप बीच में क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? अच्छा, यूलर साइकिल होती है वो साइकिल किसी ग्राफ के अंदर। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको अनसॉल्वेबल का मसला समझ में आ जाए और सॉल्वेबल का मसला समझ में आ जाए। कोई भी ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंदर हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर यूलर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कुछ ग्राफ्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, कुछ ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये कौन सी साइकिल होती है? ये वो साइकिल होती है किसी भी ग्राफ के अंदर कि अगर ये कोई ग्राफ है तो उसके हर वर्टेक्स को एक ऐसी साइकिल जो कि हर वर्टेक्स को एक दफा विजिट जरूर करे और हर एज को एक दफा विजिट जरूर करे। यानी कोई भी ऐसी एज हो जो अनटच ना रह जाए, चाहे आप किसी वर्टेक्स को 2-3 दफा भी मूव कर लें, लेकिन हर एज को एग्जैक्टली वंस जो है वो विजिट करके आप वापस उसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चली हूँ तो मैं यहाँ से मूव करते 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 सारी एजेस को एक एक दफा एग्जैक्टली एक दफा विजिट करके वापस यहाँ आऊं। क्या ऐसी साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती किसी ग्राफ में? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्राफ आपको दिखाऊं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एकदम मैं आपसे पूछूं तो आप शायद नहीं बता सकते, या हो सकता है कि आप 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद बता दें, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पर दिया है मैंने पाथ, ये देखेंगे ए है, ए के बाद आप बी पर जा सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करें, ए जी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता यूलर साइकिल जी, एग्जिस्ट करती है ना, एक यूलर साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर हमने, क्योंकि इसके लेबल्स मैंने इसी तरह दे दिए कि आपको फौरन समझ में आ जाए इसको देख के कि इसमें यूलर साइकिल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब ये भी 2 ग्राफ आपके सामने बने हुए, क्या इनमें यूलर साइकिल एग्जिस्ट करती है? यस मैम, इनमें भी करती है? नहीं करती मैम। अब ये प्रॉब्लम है कि कैसे नहीं करती। ये प्रॉब्लम है कि किसी ग्राफ की शक्ल देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें यूलर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो पहले ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम था। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम इसलिए कि भाई किसी ग्राफ के अंदर यूलर साइकिल कैसे ढूंढी जाए, लेकिन फिर एक फॉर्मूला हमें दे दिया गया मैथमेटिकल। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ये दे दिया गया, वो यूलर जो जिन्होंने दिया उनका नाम अपना यूलर ही था, और उन्होंने ये हमें तरीका दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ग्राफ को लें और उसकी हर वर्टेक्स को लें और हर वर्टेक्स की जरा डिग्री काउंट करें। डिग्री का मतलब है आउटगोइंग और इनकमिंग एजेस, कितनी एजेस उसे टच कर रही हैं। अगर हर नोड की, हर एज की, हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इवन है, तो फिर उसके अंदर यूलर साइकिल एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हर नोड की, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन नहीं है, बल्कि किसी की ऑड भी है, तो फिर उसमें यूलर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला नोड देखते हैं, तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर इसकी डिग्री क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5। इसकी डिग्री क्या है? इसकी 3 है। किसी भी नोड की डिग्री जो है वो इवन नहीं है, तो इसके अंदर यूलर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह ये है, इसमें 2 एजेस तो 2 वर्टेक्स तो ऐसी मौजूद है कि जिसके अंदर जिसकी डिग्री इवन है, मगर बाकी जितने भी वर्टेक्सेस हैं उनके अंदर जो है उनकी डिग्री क्या है? उनकी डिग्री ऑड है। तो ये एक सॉल्यूशन दे दिया गया, एक फॉर्मूला दे दिया गया कि अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तो उस पे यूलर साइकिल आइडेंटिफाई करने का एल्गोरिथम लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब जब आप किसी एल्गोरिथम को ये प्रॉब्लम देंगे तो वो सबसे पहले वो आपका एल्गोरिथम जो है वो उसको यूलर साइकिल को आइडेंटिफाई करना शुरू नहीं कर देगा, उसको ढूंढना शुरू नहीं कर देगा, बल्कि फर्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा,
फर्स्ट स्टेप में वो ये करेगा कि हर नोड की डिग्री कैलकुलेट करेगा। अगर किसी भी एक नोड पर उसको डिग्री मिल गई कि वो ऑड है, तो वो उसकी यूलर साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आपको मैसेज दे देगा कि यूलर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें ढूंढने का फायदा नहीं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम, हालांकि इसका सॉल्यूशन निकला, अगर मैं ये वाला ग्राफ दूं कंप्यूटर को या आपको कि इसमें यूलर साइकिल ढूंढ कर दो, ठीक है, अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ दे दूं या कंप्यूटर को ये वाला ग्राफ दे दूं, तो वो इसकी यूलर साइकिल नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है सॉल्वेबल। हालांकि उसको यूलर साइकिल नहीं मिली, इसमें मिली थी तो इसमें सॉल्वेबल होना चाहिए था, इसमें नहीं मिली, इसमें अनसॉल्वेबल होना चाहिए था। लेकिन कंक्लूडिंग पॉइंट में आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हालांकि इसमें नहीं मिलेगी, फिर भी वो इसको बोलेगा सॉल्वेबल, क्योंकि उसको पता है कि 100% अगर इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा तो इसमें यूलर साइकिल मिलनी ही नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम भी किस कैटेगरी में आते हैं? अनसॉल्वेबल में। जी बेटा, बजाय व्हाइट बोर्ड पे ये निशान बनाने के आप सवाल पूछे, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी। जी बेटा पूछे हम। रिजवान पूछ रहे थे, अब्दुल सलाम पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे? मैम सवाल एक है मेरे पास। जी जी पूछे पूछे। मतलब जैसे आपने कहा कि यूलर साइकिल तब एग्जिस्ट करेगी कि हर वर्टाइसिस से मतलब किसी भी वर्टाइसिस पे हो और वो सारों को चक्कर लगा के उसी वर्टाइसिस पे आए, और ये भी मैटर नहीं करता था कि अगर सारी एक वर्टेक्स को नहीं, वर्टाइसिस सारी एजेस को, सारी एजेस एजेस को। दोनों में फर्क है। हाँ अब पूछे। सही 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 है मैम, फिर सही है, मतलब फिर सही है दोनों ना, पे नहीं करता। सारी जी एजेस को। मैम, मेरे मुंह से कभी कभार वो इंटरचेंजेबल लफ्ज निकल जाते हैं। बहरहाल जो शायद यूलर मैंने साइकिल का गलत ताल्लुक समझा। है वो ताल्लुक है किससे? एज से, कि हर एज एजेस। एग्जैक्टली एक दफा विजिट की जाए, चाहे वर्टेक्स को आप 2-3 दफा भी कर लें। लेकिन ये ओके मैम। हालांकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के डोमेन में आते हैं प्रॉब्लम सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। एक मिनट बेटा। हेलो जी जी, क्लास ले रही हूँ। हाँ शायद मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ और जी, मैम मतलब ये उस पे मतलब ये कह लें कि लिमिटेशन है कि वो एज पे एक ही मर्तबा आए। एज को एक मर्तबा है, चाहे नोड जो है, जो आपकी वर्टेक्स है, वो चाहे दोबारा रिविजिट हो जाए। लेकिन यूलर साइकिल ऐसी साइकिल को कहते हैं कि वो हर एज को एक दफा विजिट करके अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर वापस आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में इस प्रॉब्लम को देखा जाता है, और नेटवर्किंग के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह देखने के लिए इन चीजों को देखा जाता है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल से एक बात समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि उनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। इवन देन हम उनको सॉल्वेबल की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि हमें पक्का पता होता है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं। मुझे तो नहीं मिल रहा, जैसे आपने कहा ना कि आप किसी के कहने से थोड़ी मानेंगे, हर कोई तो अपने अपने अप्रोच के हिसाब से करेगा। तो मेरी अप्रोच से नहीं हो रहा, किसी दूसरे की अप्रोच से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई अपनी अप्रोच से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहा, तो उसको हम सॉल्वेबल की कैटेगरी में नहीं डाल देंगे। लेकिन ये इस तरह का प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम कि जिसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस प्रॉब्लम की वैल्यू तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं सॉल्वेबल। ठीक है। अब डिवाइड बाय जीरो के बारे में मैं इतनी अच्छी कोई सही बंदा नहीं हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें कि वो सॉल्वेबल की कैटेगरी में है या अनसॉल्वेबल की। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर भी आपको सर्च वर्च करके बता सकती हूँ। लेकिन सिंपल इस वक्त कहने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि हमारे पास जब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को देखते हैं, तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्वेबल और कुछ प्रॉब्लम होते हैं अनसॉल्वेबल। तो जब भी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहें, तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि कहीं वो अनसॉल्वेबल तो नहीं है। हम उसको करने की कोशिश करते रहे, हम उसके ऊपर अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स करते रहे, और पता चले कि वो एक्चुअली था अनसॉल्वेबल। तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी। एनालिसिस का पहला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस के लिए, तो एनालिसिस की पहली स्टेज यही है। फॉर एग्जांपल आप एफवाईपी के कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं, किसी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट पिक कर लिया, आपने कोई रिसर्च थीसिस पिक कर ली, और बाद में आपको पता चला कि ये जो प्रॉब्लम आपने लिया वो तो एक्चुअली सॉल्वेबल ही नहीं है। तो सबसे पहला एनालिसिस का पार्ट हम यही देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमने पिक किया है, जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक्चुअली वो सॉल्वेबल की कैटेगरी में है या अनसॉल्वेबल की कैटेगरी में। तो जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं
ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमें पहले ही पता चल जाए कि कहीं वो अनसॉल्वेबल कैटेगरी में तो नहीं है और सॉल्वेबल कैटेगरी में तो नहीं है। ये एनालिसिस का पहला स्टेप है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को पिक करते हैं, और जब आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अनसॉल्वेबल इश्यूज को, या जो अभी तक सॉल्व नहीं हो, इनका सोल्यूशन नहीं आया, उस कैटेगरी में जाते हैं। तो ये एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास ये पता हो कि प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी में लाए करते हैं, सॉल्वेबल कैटेगरी में, अनसॉल्वेबल कैटेगरी में। और पहले तो आपको फिजिकली जाकर रिसर्च करनी पड़ती थी, लोगों से मिलना पड़ता था, इंटरेक्ट करना पड़ता था। अब तो आपके पास सर्च इंजन अवेलेबल हैं, गूगल अवेलेबल है, ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबल हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन एक्चुअली अवेलेबल है या नहीं है, उसका कोई एल्गोरिथम मौजूद है, उसका कोई प्रोसीजर मौजूद है या नहीं। तो अगर प्रोसीजर मौजूद है तो वो सॉल्वेबल की कैटेगरी में है, और अगर उसका प्रोसीजर मौजूद नहीं है तो वो अनसॉल्वेबल की कैटेगरी में। पहला तो डिसाइडेबिलिटी का इशू ये है, ठीक है। और दूसरा जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को तो फिलहाल हम बीएस के लेवल पर और अपने क्या कहना चाहिए, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेवल पर हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है ना एग्जाम के लिए, ना कोर्स के लिए, ना किसी भी लिहाज से कि आपसे मैं कहूंगी कभी भी जिंदगी में कि आप कोई अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम सॉल्व करें। एग्जाम में भी आएंगे तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। आपको जो तैयारी करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो भी किनकी करनी है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की करनी है, ठीक है। लेकिन अब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स भी दो कैटेगरी में होते हैं। कुछ सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं डिसाइडेबल, और कुछ सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं अनडिसाइडेबल। अब इन दोनों की क्या कहानी है, सिंपल छोटी सी बात है। डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? अब्दुल सलाम आप पढ़ेंगे? ये रीड करेंगे ये लाइन? फैजान, मोहम्मद फैजान, आप रीड करेंगे? या कोई हैंड रेज कर ले, मुझे जो ऊपर ऊपर नाम नजर आ रहे हैं मैं उनमें से किसी से कह देती हूँ। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? जी अब आइए। A problem is said to be undecidable if we can't always construct a corresponding algorithm that can answer the problem correctly. समझ में आई बात? सिर्फ डेफिनेशन की बात करें। जी मैम, थोड़ा आ गई समझ में। क्या समझ आया? यहाँ पर मैं जिस पॉइंट पे आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हमने सॉल्वेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन बहुत मिलती जुलती थी। अनडिसाइडेबल कहते हैं हम, जिसमें हम एल्गोरिथम का पता ना हो कि एल्गोरिथम कौन सा है या कैसे यूज होगा। तो एल्गोरिथम नहीं पता होगा तो हम उसको अनसॉल्वेबल कहेंगे या अनडिसाइडेबल? अनडिसाइडेबल कहेंगे। अनडिसाइडेबल कहेंगे। तो फिर अनसॉल्वेबल में क्या था, ये बस ये लफ्ज पे आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर लफ्ज लिखा है एल्गोरिथम, और वहां पर जब हम अनसॉल्वेबल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? प्रोसीजर मैम। प्रोसीजर लिखा हुआ था वहां पर, ठीक है। तो हालांकि लफ्ज तो बहुत मिलते जुलते हैं, प्रोसीजर और एल्गोरिथम, लेकिन हम कहते हैं कि जिनका प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल है उनको हम कहते हैं सॉल्वेबल। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि उनका प्रोसीजर तो अवेलेबल होता है लेकिन उनका एल्गोरिथम अवेलेबल नहीं होता। एल्गोरिथम एक्चुअली, प्रोसीजर और एल्गोरिथम में बहुत मामूली सा एक लकीर का फर्क है, और वो फर्क ये है कि एल्गोरिथम वो होता है कि जिसको हम किसी फाइनाइट टाइम में प्रोसेस कर सकें, उसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होती है, हमें पता होता है इतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो एल्गोरिथम होता है बेसिकली। और जिसकी हमें टाइमिंग का अंदाजा नहीं, हमें पता है प्रोसीजर तो है हमारे पास लेकिन नहीं पता कितनी देर में होगा, ठीक है। तो वो होता है सॉल्वेबल तो है लेकिन डिसाइडेबल नहीं है। तो डिसाइडेबल की कैटेगरी में वो प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिनका हमें फॉर्मूला भी पता है, जिनका हमें प्रोसीजर भी पता है, और जिसकी हमें टाइमिंग का भी या तो एग्जैक्ट टाइमिंग पता है या हम टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और जिसकी हमें टाइमिंग का कोई अंदाजा नहीं है उसको हम कहते हैं अनडिसाइडेबल। सॉल्वेबल तो है लेकिन अनडिसाइडेबल है कितनी देर में होगा। जी तो मैम कोई ऐसा होगा ही नहीं ना, कोई प्रॉब्लम जो अनसॉल्वेबल ना हो, हमें तो नहीं आता, किसी और के शायद आता हो, एल्गोरिथम उसके पास हो, तो हम कहेंगे भाई देखेंगे एग्जांपल है ही नहीं। अब आप एग्जांपल पर आ जाए। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज ए क्लोजर, हम बचपन से पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ए क्लोजर कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डबल ए एक स्ट्रिंग है, और क्या ये डबल ए स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है? है।
ये आपको सॉल्वेबल भी है, प्रॉब्लम आपने सॉल्व भी कर दिया, और जाहिर है सॉल्वेबल है तो डिसाइडेबल भी है। लेकिन अगर मैं अब क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ आपसे, एक क्लोजर में कितने स्ट्रिंग्स आ सकते हैं? मुझे टोटल लेंथ ऑफ इनफाइनाइट। स्ट्रिंग बताएं। अनलिमिटेड में। इनफाइनाइट। अनलिमिटेड अनलिमिटेड आएंगे। ठीक है, अगर आप ये किसी कंप्यूटर सिस्टम को दे दें प्रॉब्लम 2 मिनट के लिए, तो आपने तो एकदम इनफाइनाइट बोल दिया। लेकिन अगर मैं वही। कंप्यूटर सिस्टम को दूं ये प्रॉब्लम, तो कंप्यूटर सिस्टम तो उसको कैलकुलेट करना शुरू कर जाएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और वो एक बिल्कुल। लूप में चला जाएगा। वो लूप कब खत्म होगा, वो लूप कब टर्मिनेट होगा, हमें उसकी टाइमिंग का कभी अंदाजा नहीं। नहीं है। प्रोसीजर हमें पता है। अब यहाँ पर देखें, आपको प्रोसीजर पता है। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता था तो आप डबल ए का भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन प्रोसीजर तो आपको पता है। वही सेम फंक्शन जो कि डबल ए को पता लगा सकता है, वही सेम फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को पता लगाने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर फर्क ये आ गया कि आपको नहीं पता है कितनी देर तक चलेगा ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ आपको पता है कि ये कितनी आइट्रेशंस चलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस का आइडिया नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्वेबल तो हैं, मगर इनमें से ये वाला प्रॉब्लम जो है वो डिसाइडेबल है, और ये वाला प्रॉब्लम सॉल्वेबल होने के बावजूद भी अनडिसाइडेबल है। समझ आया बेटा? ठीक है। जी मैम। तो ये हम कुछ Yes, ज्यादा ही फिलोसफिकल डिस्कशन में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ के जाएं और आप कहें कि हमें डिसाइडेबिलिटी की अलिफ बे भी नहीं पता। तो डिसाइडेबिलिटी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना ही काफी है कि आपको पता हो कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो किन किन कैटेगरीज में आते हैं, कौन से प्रॉब्लम डिसाइडेबल होते हैं, कौन से प्रॉब्लम डिसाइडेबल नहीं होते, कौन से प्रॉब्लम सॉल्वेबल होते हैं, कौन से प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होते। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं आपके बेस बना रही थी। एक्चुअली आज जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो है ट्यूरिंग मशीन। लेकिन ट्यूरिंग मशीन एकदम मैं आपको पढ़ाऊं उससे बेहतर मुझे लगा कि ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊं। पहला टॉपिक तो ये जो अभी अभी हमने डिसाइडेबिलिटी का डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिसका ताल्लुक है आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से भी और ट्यूरिंग मशीन की बेसिक से भी, वो है चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ी है, और चॉम्स्की के बारे में आपको थोड़ा मैंने एक लिंक भी शेयर किया था ऐसी फेसबुक का या पता नहीं किसका, कि चॉम्स्की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। कौन है चॉम्स्की साहब? एक साइंटिस्ट है जिसने मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक वर्क किया है। मतलब ये दोनों मतलब उसने एक किस्म के हाइपोथेसिस दे दी। सही, बिल्कुल ठीक है। साइंटिस्ट ना कहकर अगर हमें इनको लिंग्विस्ट कहें, लैंग्वेज के एक्सपर्ट कहें, तो वो ज्यादा अच्छा है। साइंस में इन्होंने इतना काम नहीं किया, ये एक्चुअली लैंग्वेज के एक्सपर्ट है। ठीक है, ऑथर है, फिलोसोफर है। इनका मोर वर्क जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल साइंसेज में ज्यादा है, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा है। लेकिन क्योंकि जो हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बेसिक्स हैं और ग्रामर्स वगैरह स्पेशली वो लैंग्वेज से बहुत रिलेटेड है, तो चॉम्स्की ने कुछ काम इस पे भी किया है। तो चॉम्स्की ने एक्चुअली, क्योंकि वो लैंग्वेज के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें एक हायरार्की दी है लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, वो हायरार्की डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं, पहले हम चॉम्स्की वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज को उन्होंने किस तरह डिफाइन किया है? इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल सोशल साइंसेज वाली। ठीक है, उन्होंने कहा लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन। हम लैंग्वेज किसको कहते हैं? हम फ्री क्रिएशन को कहते हैं। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू। इट्स अ लॉ एंड प्रिंसिपल्स दैट आर फिक्स्ड, but the manner in which the principles of generations are used is free and infinitely varied. Even in the interpretation and use of word involve a process of free creation. ठीक है, तो इस बात को अगर हम साइंटिफिकली चेंज करें, तो उन्होंने सोशल साइंसेज वाले तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन और चॉम्स्की की दी हुई लैंग्वेज की डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है। चॉम्स्की ने लैंग्वेज की डेफिनेशन जो दी है उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो हम पढ़ते हैं लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बताते हैं और हम एक पैटर्न बताते हैं। लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग विच आर चूजन फ्रॉम एनी अल्फाबेट सेट। ठीक है, और जिसका हम एक्चुअली पहले पैटर्न बता देते हैं, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बता देते हैं, और अब उस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हम इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज की जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा रिलेटेड डेफिनेशन है, और ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस की है। ये डेफिनेशन यहीं से एक्सट्रैक्ट की है कि चॉम्स्की ने भी यही कहा था कि एक्चुअली ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि आप इसको बाउंड नहीं कर सकते, ये फ्री क्रिएशन का नाम है। इसमें आप एक लॉ एक दफा समझाते हो और उस लॉ की बुनियाद पर आप कितनी भी क्रिएशन कर सकते हैं। वो क्रिएशन बाउंड नहीं है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है, वो लॉ होता है। ठीक है,
अच्छा, इसी बेसिस पर, ये लॉ से क्या मतलब है, सारी हमारी आज की डिस्कशन इस लॉ पर ही बेस कर रही है। चॉम्स्की हायरार्की में चॉम्स्की ने कहा कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 4 कैटेगरीज की हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज को ना डिफाइन करके, क्योंकि हम लैंग्वेज से ज्यादा ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट में चॉम्स्की की अगर हम बात करें, उन्होंने ग्रामर्स की 4 टाइप्स दी कि ग्रामर जो है वो 4 कैटेगरीज की हो सकती है। ग्रामर हो सकती है टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3। डेफिनेशन इनकी थोड़ी सी देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि पहली वाली जो टाइप 1 ग्रामर होती है, एक्चुअली वो रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करती है। टाइप 1 टाइप की अगर हमारी, सॉरी टाइप 0 टाइप की अगर हमारी लैंग्वेज है, या इस पे चलें, पहले इधर आ जाते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं ये डायग्राम आपको दोबारा समझाऊंगी, वरना ये कॉम्प्लेक्स लगेगा। टाइप 3 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसका एफ में जिसको हम रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन कर सकें। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जो आप लोग बता रहे हैं। हम रेगुलर एक्सप्रेशंस उसको डिफाइन कर सकते हैं, डीएफए से उसको डिफाइन कर सकते हैं, वो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, सबसे ज्यादा बाउंड, यानी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में बहुत थोड़ी सी निकलेंगी जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती होगी, जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता होगा। ऐसी लैंग्वेजेस की जो हमारे पास नंबर है, जो काउंट है, वो बहुत थोड़ा है। और इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं टाइप 3 लैंग्वेजेस, और इन लैंग्वेजेस की ग्रामर को हम कहते हैं टाइप 3 ग्रामर। फिर हमारे पास एक होती है टाइप 2। टाइप 2 होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्योंकि रेगुलर नहीं होती, ये बात पक्का है कि उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती। तो फिर अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं? पार्स ट्री। पार्स ट्री तो इनको पार्स करने का तरीका है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो टाइप 2 लैंग्वेजेस जो होती हैं वो होती हैं जो कि ड्राइव होती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती फॉर श्योर, ठीक है। और इनकी शक्ल, एग्जांपल के लिए, हमने बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कोर्स में पढ़ी है, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरह की अगर ग्रामर लिखी होगी, उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसको हम कहेंगे टाइप 2 लैंग्वेज, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेजेस तो बहुत कम होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। टाइप 2 लैंग्वेजेस उससे थोड़ी ज्यादा होती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस, ज्यादा चांसेस हैं कि वो टाइप 2 से रिलेटेड हो। अच्छा, उससे और स्कोप बड़ा कर लें, वो टाइप 1 लैंग्वेज होती है। टाइप 2 लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को भी हम डिफाइन तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन आपको दूं, सबसे कम जो काम हुआ है, सबसे कम जो रिसर्च हुई है किसी भी बुक के अंदर, सबसे कम जो चीज आपको मिलेगी वो टाइप 1 लैंग्वेजेस पे मिलेगी। टाइप 1 लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि कंप्यूटर से उनका ताल्लुक ना होने के बराबर है। लेकिन क्योंकि रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करती हैं, रियल नेचुरल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए उनको पढ़ा जाता है। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और इसलिए हम उनको डिस्कस ज्यादा नहीं करते। ऐसी लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसकी ग्रामर लिखनी पड़ जाती है कभी, तो हम किससे लिखते हैं? हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हैं, सीएफजी को यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। उनकी जो सीएफजी होगी वो इस शक्ल की होगी, उसमें दोनों साइड पे टर्मिनल नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी, ये इस तरह की एग्जांपल होती है। लेकिन ना ये किसी बुक में कवर की गई है, जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बुक पढ़ेंगे आप, ना इनको इतना ज्यादा रिसर्च में टच किया गया है, क्योंकि ये कंप्यूटर से काफी फासले पे रहती हैं। लेकिन बहरहाल हायरार्की में ये भी एग्जिस्ट करती है। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे जो होती हैं वो होती हैं, लास्ट नंबर पे, टाइप 0 लैंग्वेजेस या टाइप 0 ग्रामर। ये वो ग्रामर्स होती हैं कि जो किसी भी तरह की ग्रामर को या किसी भी तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकती है। इनके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ठीक है। बाकी जितनी भी ग्रामर्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको याद होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन के तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े ही हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ रूल एंड रेगुलेशन को अबाइड करने का नाम है, ठीक है। तो इस रूल, ये एक रूल डिफाइन कर दिया कि इस रूल के अंदर आने वाले स्ट्रिंग्स ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। जबकि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है उसके अंदर हम ग्रामर कैसी भी लिख सकते हैं, जैसा भी हमारा जी चाहे, लेकिन बस एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने जो रेगुलर ग्रामर वाली जो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, कि उस रेगुलर ग्रामर की शेप को हमें अबाइड करना होता है।
यानी कि सिर्फ एक साइड पर ही जो आपकी जो राइट हैंड साइड होती है उस पर सिर्फ नॉन टर्मिनल आएंगे और टर्मिनल आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और नॉन टर्मिनल दोनों आ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा रूल्स हमें फॉलो करने थे टाइप 2 ग्रामर के केस में। टाइप 3 ग्रामर के केस में रूल्स और कम कर दिया हमने, कह दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी टर्मिनल आ सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी टर्मिनल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइप 0 ग्रामर में तो कोई रूल ही नहीं है, बस आप जैसे डिफाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही लिख सकते हैं इसके लिए भी, लेकिन वो ग्रामर किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस जो होती हैं वो तमाम किस कैटेगरी में आती हैं, टाइप 0 में। ठीक है, तो अब मैं वापस उस फर्स्ट डायग्राम पे चली जाती हूँ जो मैं छोड़कर चली गई थी। हमारे पास लैंग्वेजेस की कैटेगरी होती है, हमारे पास सब बहुत थोड़ी सी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज, उससे थोड़ी ज्यादा लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, उससे बड़े स्कोप में हम लैंग्वेजेस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा जो बड़े स्कोप की लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम कहते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या इसका आसान नाम है टाइप 0 लैंग्वेज। जो टाइप 3 लैंग्वेजेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं उस मशीन का नाम है FA, फाइनाइट ऑटोमेटा। टाइप 1 लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस मशीन का नाम इस्तेमाल करते हैं उस मशीन को हम क्या कहते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक मशीन बनाई जा सकती है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन की एक टाइप है, लेकिन वो हमारी डिस्कशन में नहीं है। और लास्ट जो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, जो कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वाली लैंग्वेजेस है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए जिस मशीन को बनाया गया है वो मशीन क्या कहलाती है, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि जो लार्जर स्कोप, ये ऐसी मशीन है कि जो किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन का जी चाहे तो वो रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके, कि ट्यूरिंग मशीन का जी चाहे तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, इवन वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और वो दुनिया की हर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास जितनी भी मशीनें अभी तक हैं, स्पेशली मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे पास मौजूद है, उनमें अगर कोई मोस्ट पावरफुल मॉडल है तो उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन। और इस ट्यूरिंग मशीन का बैकग्राउंड देने के लिए सारी डिस्कशन मैंने आपसे की कि चॉम्स्की हायरार्की क्या होती है। तो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो आया वो आया एक्चुअली चॉम्स्की हायरार्की के साथ साथ, कि हमारे पास जो टाइप 0 लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, तो उनको हम रिप्रेजेंट किस मशीन के थ्रू करें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूरिंग मशीन। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है ट्यूरिंग मशीन का। अब देखते हैं कि ये भला क्या होती है ट्यूरिंग मशीन। इससे पहले कि मैं अगला जो ट्यूरिंग मशीन वाला टॉपिक है वो ओपन करूँ, हम मुझे बता दें कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, पिछले दोनों जो हमने फाउंडेशंस पढ़ी, एक हमने फाउंडेशंस ऑफ डिसाइडेबिलिटी पढ़ी और एक हमने फाउंडेशंस ऑफ चॉम्स्की हायरार्की पढ़ी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबको? मैम चॉम्स्की में मतलब कैसे कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जी मैम, देखें मतलब जैसे इसको दूसरा समझने का तरीका ये देखें, एक हैक समझ लें याद रखने का, रट्टा मारने का। वो है कि ये कि अब ये देखें टाइप 3 लिखी हुई है, टाइप 2 लिखी हुई है, 0 से लेके हम 3 तक जा रहे हैं। टाइप 0 का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन लीस्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइप 1 का मतलब है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, टाइप 2 का मतलब है थोड़ी और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, और टाइप 3 का मतलब है टोटल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, टाइप 3 का मतलब है टोटल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लैंग्वेज की एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगी और उस एक्सप्रेशन से जो लेटर्स ड्राइव हो सके, जो स्ट्रिंग्स ड्राइव हो सके, उनको हम लैंग्वेज का पार्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। बहुत कम लैंग्वेजेस हैं कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन से ड्राइव हो सकती हैं। ए एंड बी एन की हम बेसिक एग्जांपल देख चुके हैं। नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमेशा इक्वल रहें, कितनी सिंपल बात है। तो बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज एज अ ह्यूमन बीइंग हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एज और बीज इक्वल हैं या नहीं, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज कैलकुलेट नहीं कर सकती, लेकिन एफए कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त हैं कि इसके अंदर हम ए एंड बी एन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत कम स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, बहुत कम बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए गए हैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए।
फिर हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन रेगुलर लैंग्वेज से थोड़ी कम है, इसलिए हम इसके अंदर ए एंड बी एन को डिफाइन कर पा रहे थे। नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज को इक्वलेंट रखने की वाली जो लैंग्वेज है वो हम इससे डिफाइन कर पा रहे थे। इसमें रिस्ट्रिक्शन मामूली सी है, इन्होंने कहा ग्रामर लिखें, बाकी तीनों जितनी भी है ना, सिवाय पहली वाली के जो हमने रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी, बाकी तीनों जो लैंग्वेजेस है वो ग्रामर से डिफाइन नहीं होती, वो एक्सप्रेशन से डिफाइन होती है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो ग्रामर से डिफाइन होती है। अब ग्रामर लिखने का आपका तरीका हो सकता है ना, हर पर्सन अपने अपने हिसाब से ग्रामर लिख सकता है। आप ग्रामर अपने हिसाब से लिखेंगे, मैं ग्रामर अपने हिसाब से लिखूंगा, कोई तीसरा बंदा अपने हिसाब से लिखेगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बाकी तो आपका जो जी चाहे करें, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करनी है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा नॉन टर्मिनल होंगे और राइट हैंड साइड पर टर्मिनल भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है या नहीं? यानी ये स्मॉल ए इधर नहीं आ सकता कभी भी, ये है या नहीं है? यानी मेरी ग्रामर लिखने का तरीका कोई ऐसा हो सकता था कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनल चाहिए लेकिन मैं नहीं रख सकती, ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है ना तो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना ही करना है। टाइप 1 ग्रामर ने रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम कर दी, उसने कहा ठीक है इधर भी आप रखें टर्मिनल, इधर भी रखें नॉन टर्मिनल, जो भी आपको करना है, जिस तरह से भी लैंग्वेज को डिफाइन करना है, लेकिन इस नोटेशन को फॉलो करते करते आपको उस लैंग्वेज को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और कम है, लेकिन अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। अब आखिरी जो हमारे पास लैंग्वेज है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लिखें, जो भी लैंग्वेज के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट हमने लगाया ही नहीं, कोई फॉर्म लगाई नहीं। यहाँ पर भी कम से कम एक फॉर्म मौजूद है, वो फॉर्म ये है कि ये इस फॉर्म में तो हो सकती है, नजर आ रही है आपको स्लाइड्स, पहले मैंने टर्मिनल लिखा हुआ है और बाद में नॉन टर्मिनल, ये तो अलाउड है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं ना, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये वाले जो नोटेशन है, इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है, हालांकि दिखने में बिल्कुल सेम ही लग रही है दोनों, लेकिन यस मैम क्या फर्क है? यस मैम, टर्मिनल बाद में है, टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है टाइप 1 ग्रामर्स के अंदर। तो बहरहाल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो रखी गई, लेकिन अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करनी है, बस ग्रामर लिखनी है जैसे आपका जी चाहे, वो होती है टाइप 0 ग्रामर, यानी कि दुनिया की तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कंप्यूटर में एटलीस्ट प्रोसेस हो सके। जी मैम, इसमें भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो हम रिस्ट्रिक्शन में काउंट नहीं कर सकते। यानी कि कभी कभार इसको आसान अल्फाज में मेरा कहने का तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है आपको स्ट्रक्चर लिखना ना आ रहा हो सकता है आपको प्रॉपर वर्ड्स या एक्सप्रेशन नहीं मिल रही हो, लेकिन इवन देन अगर आपको उसका प्रोसीजर भी पता है ना, आपको एल्गोरिथम ना पता हो लेकिन आपको प्रोसीजर भी पता है उस क्या कहना चाहिए लैंग्वेज को डिफाइन करने का, तो वो ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, एक एल्गोरिथम है, आपको फॉलो करना है तभी ग्रामर लिखनी है। हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसी जहन में लैंग्वेज है कि वो लैंग्वेज तो मुझे क्लियर है लेकिन उसका एल्गोरिथम मुझे लिखना नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल सी है, सी लैंग्वेज की मैं आपसे कहूँ कि कल ग्रामर लिख कर लाएं, जावा है, जावा की आप कल ग्रामर लिख कर लाएं, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज है, और मैं आपसे कहती हूँ ग्रामर लिख कर आए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कैसे लिखेंगे आप? हो सकता है कि आप को समझ भी आ रहा है, डिफाइन भी हो रहा है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है तो फिर आप ये यकीन रखें कि आपको ग्रामर उसकी लिखनी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन से वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो असल मसला हमारा ग्रामर नहीं है, असल मसला, मैं आपसे ग्रामर नहीं लिखवा रही हूँ यहाँ पर, ग्रामर आपको सिर्फ CFG अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, लेकिन ये समझाने का रीजन ये है कि हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ट्यूरिंग मशीन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो किसी भी तरह की ग्रामर को प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, यस मैम। थोड़ा आगे चलें तो आपको चीजें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही थी, फाउंडेशंस बना रही थी आप लोगों की। मैसेज ओके, समर अब्बास, यस मैम। अब आ जाते हैं जो असल हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, वो है ट्यूरिंग मशीन। थोड़ा बहुत तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, इससे पहले कि हम चैप्टर का बाकायदा जो स्टार्ट करें,
आपको थोड़ा बहुत तो ये आइडिया हो ही चुका है कि ट्यूरिंग मशीन होती क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एक मशीन है जो कि किसी भी तरह की लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकती है, और जितने भी हम मशीनें पढ़ेंगे उनमें सबसे पावरफुल मशीन है। इतना तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि हम एफए से शुरू किया, हमने एफए पढ़े, डीएफए पढ़े, एनएफए पढ़े, हमने मूर मीली मशीन पढ़ी, हमने पीडीए पढ़े, पता नहीं कितनी मशीनें पढ़ी, लेकिन उन सारी मशीनों में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है तो वो है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रपोज की थी एलन ट्यूरिंग ने, जाहिर है उनके नाम में ट्यूरिंग आता था, इसी याद में हम उनको ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने? 1936 में। बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी रिसेंटली अर्ली लास्ट 100 ईयर्स के अंदर ही इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ट्यूरिंग मशीन को डिस्कवर किया गया। ठीक है, सिमिलर टू फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको एफए से मिलती जुलती लगेंगी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है? अनलिमिटेड मेमोरी और अनरिस्ट्रिक्टेड मेमोरी। मेमोरी है भी अनलिमिटेड और मेमोरी के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई गई। ट्यूरिंग मशीन इज अ मच मोर एक्यूरेट मॉडल ऑफ जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। एक और बात यह है कि क्लास के पहले दिन से जब मैंने आपको एफए समझाया और मैंने आपको एफए समझाते हुए आपसे ये कहा कि एफए हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम डायग्रामेटिकली मशीन को रिप्रेजेंट कर सकें, कंप्यूटर को, लेकिन एफए को देखकर आपका कभी जी नहीं चाहा, एफए की प्रोसेसिंग को देखकर आपका कभी जी नहीं चाहा कि आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम का मॉडल समझें, क्योंकि एफए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा सिवाय एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के, वो भी सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज, और कुछ कर नहीं पा रहा। तो आप ये कहते थे कि ये कंप्यूटर तो हमारा इतना पावरफुल है, कंप्यूटर तो कुछ और काम करता है, और ये एफएस तो वो सब कर भी नहीं रहा, और फिर आप कह रही हैं कि मशीन का मॉडल है। तो एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वो मैथमेटिकल मॉडल है जो एग्जैक्टली इलस्ट्रेट करता है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन कैन डू एवरीथिंग दैट अ रियल कंप्यूटर कैन डू। ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है कि वो मैथमेटिकल मॉडल अगर आप सीख जाएं तो वो मैथमेटिकल मॉडल हर वो काम कर सकता है जो आपका रियल वर्ल्ड कंप्यूटर कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं ये बात, अब मैं डिसाइडेबिलिटी और अनसॉल्वेबिलिटी ये सारी मुश्किल बातें मैंने आपसे क्यों की थी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने है और आप जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी जिंदगी में सॉल्व भी हो सकता है या नहीं, मुझे इस पे आगे रिसर्च करनी भी चाहिए या नहीं, तो आप देखें क्या इस काम को करने के लिए कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है। अगर उस काम को करने के लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है और आप उसकी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर पा रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्वेबल है। लेकिन अगर उसकी ट्यूरिंग मशीन ही डिजाइन नहीं हो पा रही है तो फिर वो सॉल्वेबल नहीं है। तो एक तरह से आप समझ लें कि बेंचमार्क है ट्यूरिंग मशीन। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर के बारे में फैसला लेना है कि ये काम कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका बेंचमार्क आपके लिए नहीं सारी दुनिया के लिए अभी तक जो कंप्यूटर साइंस चल रही है वो ट्यूरिंग मशीन के सहारे ही चल रही है। अगर ट्यूरिंग मशीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मिल जाती है, हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। और अगर ट्यूरिंग मशीन नहीं मिलती है, नहीं डिजाइन हो पाती जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वेबल ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं ट्यूरिंग मशीन। और जाहिर है कि इतना बड़ा इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इसको हम कोर्स के आखिर में पढ़ तो लेंगे, लेकिन असल में ये कि इस कोर्स को खत्म हो जाने के बाद भी आपको इसको और देखते रहना है और इसमें और देखनी, क्योंकि इस पे डिस्कशन अभी बहुत ओपन है, इसमें बहुत सारा काम अभी भी हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर के अंदर इसको अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन ट्यूरिंग मशीन मतलब होता है ना, कभी और फिल्मों में लिखा हुआ होता है, एंड में लिखा होता है दिस इज द बिगिनिंग, कि असल तो फिल्म यहाँ से शुरू होनी है जहाँ पे खत्म होनी थी। तो एग्जैक्टली ट्यूरिंग मशीन की लेक्चर की कहानी ऐसी है कि हम पढ़ तो यहाँ रहे हैं बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स में, लेकिन यहाँ से डिस्कशन अभी स्टार्ट होती है। अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अब आपको समझ आनी शुरू हुई है और अब आप एक्चुअली उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, इससे पहले कि सचमुच की एक ट्यूरिंग मशीन देखें तो हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़े। अभी तक हमने एफएस पढ़े, मूर एंड मीली मशीन को मैं एफए के अंदर ही डाल रही हूँ, एफएस पढ़े, पीडीएस पढ़े और ट्यूरिंग मशीन पढ़ी है। तो क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर और एफए के अंदर और पीडीए के अंदर? ठीक है, एफए के अंदर भी स्टेट्स होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है। एग्जैक्टली ट्यूरिंग मशीन के अंदर भी इनिशियल स्टेट्स और फाइनल, ये जो कंट्रोल पार्ट नजर आ रहा है आपको, एक्चुअली यहाँ पर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा अंदर काम कर रहा होगा, स्टेट्स होंगी। तो ये सिमिलैरिटी है ट्यूरिंग मशीन को, जैसे ही आप देखेंगे उसके अंदर आपको सेट ऑफ स्टेट्स नजर आएंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो वो आ गया जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है, इसके अंदर एक टेप होती है,
ये टेप आप पीडीए में पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही आप टेप देखेंगे, हाँ इस टेप को भी हम पहचानते हैं, ये बिल्कुल वही चीज है कि जो हमने पीडीए में पढ़ी है। ये दो चीजें बहुत सिमिलर हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो एफए में और पीडीए में हमने नहीं पढ़े। डिफरेंसेस क्या है? पहली चीज, ट्यूरिंग मशीन के अंदर कोई स्टैक नहीं है। अभी आपके लिए खुशी की बात है या अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल स्टैक जो हमने पीडीए में पढ़ा था कि स्टेट मशीन के साथ एक स्टैक को लगा दें तो पीडीए बन जाता है, यहाँ ट्यूरिंग मशीन में कोई स्टैक नहीं है। अच्छा, टेप जो है हमारी इनफाइनाइट है। टेप के अंदर वो दोनों साइड पर मूव हो सकती है, इनफाइनाइट है। इनपुट अल्फाबेट्स बिलोंग टू द टेप अल्फाबेट्स। इसको मैं आगे टपल्स में एक्सप्लेन करती हूँ, इसको भी शायद मैं आपको इतना अच्छा नहीं समझा पाऊँ, वो सामने विजुअल एड होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्यूरिंग मशीन कैन बोथ रीड एंड राइट ऑन टेप। पीडीए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको याद होगा कि पीडीए के अंदर जो टेप होती है वो टेप सिर्फ रीडिंग के लिए बनाई गई। उस टेप के अंदर से हम इनपुट को सिर्फ रीड कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन की जो टेप है, उस टेप के ऊपर ना सिर्फ हम रीड कर सकते हैं बस, बल्कि उस टेप के ऊपर हम राइट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फीचर है कि जो ट्यूरिंग मशीन को डिफरेंट करता है एफए से भी, पीडीए से भी। अभी तक कोई मशीन हमने राइट करने वाली नहीं पड़ी थी, ट्यूरिंग मशीन जो है वो टेप के ऊपर राइट कर पाएगी। अच्छा, रीड राइट हेड हमने पीडीए में पढ़ा था, लेकिन जो पीडीए वाला रीड राइट हेड था वो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ चल सकता था, वो सिर्फ राइट साइड पर मूव हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रीड राइट हेड होगा वो हमारी मर्जी, हम लेफ्ट साइड पर ले जाएं या राइट साइड पर ले जाएं, दोनों साइड पर हेड मूव कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर अलग से स्पेशल स्टेट्स होती हैं कि जो एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन की होती है। इसको चले आप सिमिलैरिटीज में भले डाल लें, लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि होती कैसे। फॉर्मल डेफिनेशन पहले देख लें। पहले एक शक्ल दिखा दूं आपको ट्यूरिंग मशीन की। जब हम पढ़ेंगे और जब हम बनाएंगे तो हमारी पहली ट्यूरिंग मशीन किस तरह की दिखेगी। ये एक्चुअली बनी है आपके सामने ट्यूरिंग मशीन, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एक पीडीए से। तो इसके अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन हम लिखते हैं 7 टपल के साथ। अगर एक मशीन क्वालिफाई करना चाहती है कि भाई मैं ट्यूरिंग मशीन हूं, तो उस ट्यूरिंग मशीन के अंदर 7 चीजें होनी लाजमी है। इनमें से कुछ चीजों को आप ऑलरेडी पहचानते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसके अंदर आपको नई लगेंगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मुझे आप 1 मिनट का ब्रेक देंगे। ओके मैम। सही मैम।
जी क्यू किसको कहेंगे? कैपिटल क्यू। सेट ऑफ स्टेट्स में सेट ऑफ स्टेट्स, Set of states. बिल्कुल सही, बिल्कुल सेट ऑफ सही, स्टेट्स को मैम जाग गए। सेट ऑफ स्टेट्स कैपिटल क्यू, ये आप पढ़ चुके हैं सारी, तकरीबन हमने जितनी भी फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ी उन सब के अंदर क्यू जरूर था। एफए के अंदर, डीएफए के अंदर, मूल और मीली मशीन के अंदर, पीडीए के अंदर। अच्छा ये क्या है नंबर 2 पर? समेशन की साइन, Input alphabet. इनपुट अल्फाबेट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इनपुट अल्फाबेट्स को आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इनपुट अल्फाबेट क्या होते हैं। लेकिन इसके इनपुट अल्फाबेट में एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, वो ये है कि इनपुट अल्फाबेट में सब कुछ होगा, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है ब्लैंक। लेमडा नहीं है, लेमडा को हमने फिलहाल गायब कर दिया यहाँ से, और लेमडा के बदले आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। टेप हमारी, उसमें जैसे स्पेस बार होती है ना कीबोर्ड के अंदर, ब्लैंक, ब्लैंक सिंबल को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जिस बुक की स्लाइड मैंने ली हुई है उन्होंने ये अजीब सा सिंबल लिया हुआ है, कहीं पर कैपिटल बी से रेफर किया हुआ है, कहीं पर डेल्टा से रेफर किया हुआ है। बहरहाल एक सिंबल आपको जरूर रखना पड़ेगा, और वो सिंबल किस चीज को मेंशन कर रहा होगा? वो ब्लैंक कैरेक्टर को। तो हमारे इनपुट के अंदर ब्लैंक जरूर होगा। क्लियर है? ये तो बोल रहा है नहीं होगा मतलब कंटेनिंग ब्लैक सिंबल। जी मलूक क्या कह रहे हैं? वो तो मैम लिखा हुआ है नॉट कंटेनिंग ब्लैक सिंबल, कैसे होगा फिर? हाँ इनपुट अल्फाबेट के अंदर नहीं होगा, सॉरी टेप के अंदर होगा, बिल्कुल सही। इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर ब्लैंक नहीं होगा, लेकिन टेप के ऊपर आपके ब्लैंक सिंबल जरूर होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर ट्यूरिंग मशीन के अंदर ब्लैंक सिंबल का इस्तेमाल जरूर होता है। वो आपके इनपुट के अंदर अकर नहीं होगा, बल्कि आप इनपुट को और टेप को डिफरेंशिएट किस बुनियाद पर करेंगे? उस ब्लैंक सिंबल की बुनियाद पर करेंगे। तो ब्लैंक सिंबल अभी तक हमने नहीं पढ़ा था किसी और मैथमेटिकल मॉडल के अंदर, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक सिंबल मौजूद होगा। ठीक है, ज्यादातर जगहों पर बहुत सारी एग्जांपल्स के अंदर आपको कैपिटल बी नजर आएगा, कैपिटल बी से अक्सर हम ब्लैंक सिंबल को देखते हैं। जी रिजवान, मैम इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कह सकते हैं? नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कह सकते। ब्लैंक अलग ही चीज है, स्ट्रिंग का पार्ट ऐसे होता है ना। आपका फुल नेम अगर मैं कहूँ, आपका नाम है रिजवान सैयद बुखारी। रिजवान अहमद शाह, तो सैयद और रिजवान के बीच में क्या है? ब्लैंक। ठीक है, तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं कहेंगे। स्ट्रिंग कंटेन करेगा एक मेमोरी के अंदर, एक हम कैसे फर्क करते हैं एम्प्टी के अंदर और बाकी स्ट्रिंग्स के अंदर? मेमोरी सही है मैम। जगह, तो ब्लैंक सिंबल को बाकायदा मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन बहरहाल ये एक सिंबल है जो कि नोटिफाई किस चीज को करेगा, इलस्ट्रेट किस चीज को करेगा? ब्लैंक को। ब्लैंक। ठीक, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं टाउ सिंबल कह लें इसको, या कैपिटल गामा कह लें, जो भी कह लें। ये टाउ सिंबल क्या है? पीडीए में देख चुके हैं, राजेश कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेप अल्फाबेट्स, वो तमाम अल्फाबेट्स जो हमारी टेप पर अकर होंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज तो सेम थी, जो इसका फर्स्ट हाफ है वो बिल्कुल सेम है ट्यूरिंग मशीन का और पीडीए का, कि ये टाउ सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेप को। लेकिन यहाँ पर जरा कुछ खास बात लिखी हुई है नंबर 3 के साथ। ये खास बात आपको नहीं मिली थी किसमें? ना ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ये पीडीए के अंदर नहीं थी। पहली चीज ये कि जो टेप अल्फाबेट्स थे उसके बारे में हमने क्या कहा कि ये हमेशा इनपुट अल्फाबेट जो होंगे ना वो टेप अल्फाबेट का पार्ट ही होंगे, यानी एक बड़ा सुपर सेट है टेप अल्फाबेट्स, और उसका ही कोई सबसेट होगा जिसको हम कहेंगे इनपुट अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग मशीन की खास निशानी है, खास क्वालिफिकेशन है कि आपकी टेप सिंबल्स वाला जो सेट है ना वो हमारे पास ज्यादा बड़ा है, उसका साइज ज्यादा बड़ा है, वो सुपर सेट है, और उसका सबसेट हमेशा होगा इनपुट अल्फाबेट। तो ये आपको जाहिर है मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे जानते हैं सारे, ये आपको एक्सप्रेशन समझ में आ रही है। मतलब एक ही है ना? नहीं जैसे एक नहीं, ब्लैंक सिंबल। अच्छा, एक नहीं है बल्कि सबसेट है। एक होता तो इक्वल होता। एक सिर्फ मतलब जो छोटा है उसमें एक सिर्फ सिंबल नहीं है ब्लैंक सिंबल, बाकी सब वही हैं जो नहीं उसमें और हैं भी हो मतलब। सकते हैं, मतलब कि कोई भी सिंबल आपकी जो टेप के ऊपर है वो बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं, लेकिन आपके इनपुट अल्फाबेट कोई ऐसा सिंबल, फॉर एग्जांपल इनपुट अल्फाबेट में हो सकता है सिर्फ ए और बी हो। ठीक है, हो सकता है आपके इनपुट अल्फाबेट के अंदर सिर्फ ए और बी हो, और आपकी टेप अल्फाबेट के अंदर ए और बी भी होगा और एक्स वाई जेड कुछ और भी हो सकता है। सही है।
ठीक है, तो आपका जो टेप अल्फाबेट्स है उनका स्कोप बहुत बड़ा है, वो एक सुपर सेट है। उसी के अंदर से कुछ सिंबल्स को हम उठा लेंगे और उनको पिक करके हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे इनपुट अल्फाबेट्स हैं। और सॉरी मल्लूक, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया था, ये जो ब्लैंक सिंबल है ये पार्ट इनपुट सेट का नहीं होगा, बल्कि ये टेप अल्फाबेट्स का पार्ट होगा, क्योंकि हमारा टेप अल्फाबेट का सेट बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर ब्लैंक भी होगा, इसके अंदर इनपुट अल्फाबेट्स भी होंगे और भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये अच्छा लग रहा है आपको करते हुए? एक तो यहाँ पर ये मुझे आता नहीं है यूज करना, या कोई तरीका होता है ये पता लगाने का कौन बना रहा है ड्राइंग? आपकी स्क्रीन पे यस मैम, पता चल जाएगा है ना? कैसे पता लगेगा, बताएं बताएं जरा। कोई अच्छी चीज मैम। बनाए टॉप कोई, पे टॉप हाँ कोई अच्छी चीज बनाएंगे तो मैं भी खुश होंगी कि देखो मेरे बच्चों ने क्या बनाया है। और ये तो बना ऐसी मैम, चीज टॉप पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, व्यू ऑप्शंस पे मैम, टॉप पे मैम व्यू इसका एक ऑप्शंस और में। ऑप्शन होता है कि शो एनोटेट नेम करें, वो नेम सामने आ जाते हैं। यस मैम, एनोटेट बिट है। चलें, अभी मैम किसका आ रहा है, हमें पता चले ना। अभी मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ढूंढूं, मैं अभी प्यार से समझा ही सकती हूँ आपको कि ये काम ना करें, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम। अच्छा, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कौन इसको रिपीट करेगा? हमने अभी तक 3 सिंबल्स कवर किए हैं, पहले 3। यस मैम। हमने कैपिटल क्यू को कवर कर लिया है, और हमने मैंने टाउ तक पढ़ा था। अल्फाबेट सेट इनपुट अल्फाबेट्स को कवर कर लिया है, और हमने टाउ को कवर कर लिया है। तो कोई रिपीट करेगा इन तीनों सिंबल्स को? यस मैम। प्लीज होया, थैंक यू। मैम इसमें एक कैपिटल क्यू सेट है, वो सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड नंबर पर हमारा इनपुट अल्फाबेट है एक्सक्लूडिंग ब्लैंक सिंबल, उसमें ब्लैंक सिंबल नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है। और टाउ इज द टेप अल्फाबेट, मतलब जो टेप थी उसमें उसमें मतलब जो फर्स्ट सेकंड वाला सेट है उसमें मतलब उसका सबसेट होगा टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाउ अल्फाबेट जो है वो एक सुपर सेट है, उसके अंदर कंटेन हो रहे हैं आपके इनपुट अल्फाबेट भी, उसके अंदर कंटेन हो रहा है ब्लैंक भी, और उसके अंदर कुछ और अल्फाबेट भी हो सकते हैं अगर चाहे तो। और ये टाउ हैं कौन से? ये वो तमाम अल्फाबेट्स हैं कि जो आपकी टेप के ऊपर नजर आ सकते हैं। मोहम्मद जवाद, मैम आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इन्फॉर्म सीआर टू एड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। बेटा आप जवाद, सीआर कौन है? सीआर हसीबुल्ला हैं, वो आप जवाद को प्लीज ऐड कर दें ग्रुप में। क्या जवाद आप बेटा मुझे ईमेल कर दें अपना नंबर, मैं खुद ही ऐड कर दूंगी आपको, ठीक है? ये मुझे ईमेल कर दिएगा वरना मुझसे लूज हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो। ईमेल पे आप मुझे नंबर सेंड कर दें अपना, faryal.shamsi मेरा ईमेल एड्रेस है, तो मैं आपको खुद ही ऐड कर दूंगी। अच्छा, नंबर 4 है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन भी थोड़ा सा इसका डिफरेंट है एफए से और पीडीए से। इस ट्रांजिशन फंक्शन को कौन रीड कर सकता है? अब तो इतनी मैथमेटिकल, हालांकि मैं समझा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कितनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आनी शुरू हुई है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखकर कौन मुझे समझा सकता है कि ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या कह रहा है? मैम ये है कि हम एक स्टेट पे होंगे, वेरी गुड। और उस पे कोई एक मतलब इनपुट होगा, जाहिर सी बात है, टैप में से कोई भी टेप अल्फाबेट होगा, टैप होगा इनपुट बस। होगा, एग्जैक्टली। हाँ, फिर उसके बेस पे हम दूसरे स्टेट पे जाएंगे, एग्जैक्टली, और जबरदस्त। एक दूसरा टैप होगा। नहीं, दूसरा टेप नहीं है। चलें यहाँ पर रोकते हैं। वेरी गुड मल्लू, कितना आपने बेहतरीन बताया। समर आप मैम बताएंगे आगे? दूसरा टेप अल्फाबेट, दूसरा टेप अल्फाबेट होगा। दूसरा भी टेप, ये भी टेप अल्फाबेट है, ये भी टेप अल्फाबेट है, ठीक है? मतलब यस मैम। अच्छा, तो अब ये है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये थोड़ा ध्यान में रखें। जो हमने इस साइड पर देखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्टेट पर होंगे और रीड करेंगे टेप अल्फाबेट, एक स्टेट पर होंगे और रीड करेंगे टेप अल्फाबेट, और फिर दूसरी स्टेट पर जाएंगे, वहां राइट करेंगे टेप अल्फाबेट। ये भी टेप अल्फाबेट है, ये भी टेप अल्फाबेट है।
फर्क क्या है कि इधर हो रहा है रीड और इधर हो रहा है राइट। क्लियर? पहला फर्क तो ये आ गया। और दूसरा फर्क हमने ना सिर्फ ये कि हम स्टेट चेंज करेंगे, ना सिर्फ ये कि टेप के अल्फाबेट में कोई चेंज आएगा, बल्कि तीसरी चीज ये है कि या तो हम लेफ्ट पर मूव होंगे या हम राइट पर मूव होंगे। टेप के बाद आमतौर पर अभी तक हमने जो पीडीए पढ़ा, एफए वगैरह पढ़ा, उन सब में हम सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ मूव होते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पर मूव होते थे। लेकिन यहाँ पर स्टेट चेंज करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, दोनों साइड पर जा सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन कह रहा है। फिर हमारे पास एक है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट सबको पता है, और ये क्यू का पार्ट होगी। तो ये तो हम सारे ही मैथमेटिकल मॉडल्स में देख चुके हैं कि क्यू नॉट थी हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर एक मजे की चीज देखें, कैपिटल एफ नहीं। जो सारे के सारे हमने मैथमेटिकल मॉडल्स में फाइनल स्टेट पढ़ी थी, मूर एंड मिली मशीन में नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाकी सब में एफ स्टेट पढ़ी थी। यहाँ पर एफ नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो स्पेशल स्टेट्स होंगी। एक को कहेंगे हम एक्सेप्ट स्टेट और एक को कहेंगे रिजेक्ट स्टेट। ये दोनों फाइनल स्टेट हो सकती है। फाइनल स्टेट का ही रिप्लेसमेंट समझ लें। अगर हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना होगा तो हम कहाँ आके रुकेंगे? एक्सेप्ट वाली स्टेट पर। और अगर हमारा जो इनपुट है वो रिजेक्ट होना होगा तो हम आके रुकेंगे रिजेक्ट वाली स्टेट पर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनिशियल स्टेट अलग है हमारे पास, एक्सेप्ट स्टेट अलग है और रिजेक्ट स्टेट अलग है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का स्टेटस फाइनल स्टेट वाला है। ये भी फाइनल स्टेट है हमारे लिए, ये भी फाइनल स्टेट है, मगर इन दोनों के जो है काम में फर्क है। एक्सेप्ट स्टेट का मतलब है कि ऐसी स्टेट के जहां पर रुककर हमारा इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जिस पर अगर हम रुकेंगे तो हमारा इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सही है मैम। दोबारा से थोड़ा सा चॉम्स्की हायरार्की की तरफ वापस आते हैं। तो हमें पता है कि तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो सकती हैं? वो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होती हैं। और ए क्लोजर, बी क्लोजर, ये तमाम एग्जांपल्स किसकी लिखी हुई हैं? ये तमाम एग्जांपल्स लिखी हुई हैं रेगुलर लैंग्वेजेस की। तो ये तो फर्स्ट मिड से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन हमने देखा कि ए स्टार बी स्टार तक तो ठीक है, ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ए एंड बी एन एक ऐसी लैंग्वेज है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत अच्छी, जिससे हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेजेस सारी रेगुलर नहीं होती, लैंग्वेजेस कुछ नॉन रेगुलर भी होती हैं, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री कहते हैं। तो ए एंड बी एन क्या थी? नॉन रेगुलर लैंग्वेज। और ये किससे रिप्रेजेंट होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी रिप्रेजेंट हो सकती है और पुश डाउन ऑटोमेटा से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा के बस की कौन सी बात नहीं थी जो हमें ट्यूरिंग मशीन की जरूरत पड़ी। पुश डाउन ऑटोमेटा एक कंपैरिजन तो कर सकता है, यानी ये एक ही कंपैरिजन था कि ए एंड बी एन जब हम कहते हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे पास कितने? एक। हमें सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि ए और बी हमेशा बराबर हो। लेकिन इससे ज्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजन पुश डाउन ऑटोमेटा भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है ए एन बी एन सी एन, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी नहीं है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा के बस के बाहर की बात है। अगर हमें ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाना है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ बीज, नंबर ऑफ सीज, नंबर ऑफ डीज, वॉट एवर नंबर ऑफ स्ट्रिंग, वो सब इक्वल हो, तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा के बस का काम भी नहीं है। वो हम किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे? ट्यूरिंग मशीन से। और इस तरह की लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूरिंग मशीन। ठीक है? ट्यूरिंग मशीन के अंदर जैसे हमने देखा कि एक रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड के अंदर पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर बताता है कि हम टेप की कौन सी स्टेज पर खड़े हुए हैं, कौन सा ब्लॉक पे खड़े हुए हैं और हम कौन सा इनपुट रीड कर रहे हैं। आम हालात में हमें पता है कि ये जो इनपुट हेड था ये सिर्फ फ्रंट मूविंग हेड था। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमने देखा कि हम एक स्टेट पर थे, फिर हमारा जो जब जैसी स्टेट चेंज करते थे तो पॉइंटर भी आगे चला जाता था, फिर स्टेट चेंज करते थे फिर पॉइंटर आगे चला जाता था, फिर स्टेट चेंज करते थे पॉइंटर आगे चला जाता था। ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक अजीब मसला है कि ट्यूरिंग मशीन में पॉइंटर आगे भी जा सकता है और पॉइंटर वापस भी आ सकता है। किसी बी को रीड करके हम वापस दोबारा ए पर भी आ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, टेप हमारी खुली है दोनों तरफ से, नो बाउंड्रीज। बाउंड्री से मतलब ये है कि पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी टेप तो इनफाइनाइट थी, मगर हमने एक डॉलर ले लिया था ना, एक डॉलर था, और उसके बाद से हम टेप को रीड करना बंद कर देते कि बस ये डॉलर आ गया तो अब टेप को रीड करने की हमें आगे से जरूरत नहीं है। याद है ये बात कि हमने एक सिंबल ले लिया था डॉलर
और वो डॉलर इस बात की निशानी कर रहा था कि अगर जैसे ही मुझे डॉलर मिल जाएगा तो बस मुझे टेप को आगे रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम टेप को किसी भी इनफाइनाइट नंबर तक मूव कर सकते हैं, आगे पीछे रीड कर सकते हैं, और हमने कोई ऐसी बाउंड्री सेट नहीं की कि वो हमें जैसे ही हमें लेटर मिल जाएगा तो हम टेप को रीड करना बंद कर देंगे। टेप को हर वक्त रीड करना है, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे कराना है। क्लियर है? जो टेप बिल्कुल इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, टेप के ऊपर हम सिंबल रीड करेंगे, सिंबल राइट भी करेंगे और मूव लेफ्ट राइट भी होंगे, दोनों काम करेंगे। 3 काम है टेप के। एक टेप का काम यह है कि टेप के ऊपर जो सिंबल लिखा हुआ है उसको रीड किया जाए। दूसरा टेप का काम है कि टेप पे कोई सिंबल राइट किया जाए। और तीसरा टेप का काम है कि टेप के ऊपर क्या किया जाए, उस पे मूव राइट या मूव लेफ्ट किया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन की शक्ल तो बिल्कुल वैसी है जैसी हमने पीडीए के अंदर देखी थी। यहाँ पर भी स्टेट्स के ऊपर एजेस के लेबल के ऊपर इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो अब ये एज डिफाइन किसको कर रही है? ये ट्रांजिशन फंक्शन इस तरह से दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी स्टेट पर खड़े हैं, क्यू स्टेट पर खड़े हैं और हमने रीड किया है ए। तो हम कौन सी स्टेट पर जाना चाहिए? Q2 पर चले जाना चाहिए, बी राइट करना चाहिए और राइट मूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रही है? जी, आगे चलो। अच्छा, एक ये शक्ल हो सकती है कि ए रीड किया, बी राइट किया और मूव किया राइट। एक ये शक्ल हो सकती है कि ए रीड किया, बी राइट किया, या सी रीड किया, डी राइट किया और मूव हो गए लेफ्ट। ये दोनों ट्रांजिशन फंक्शन में सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, इसका काम किस तरह से होगा? अगर ये वाला फंक्शन हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें, ए को रीड किया, बी को राइट किया और मूव राइट, तो ये होगा कैसे? इसका मतलब है कि सबसे पहले रीड करो ए, यानी अगर हम यहां पर खड़े हुए तो रीड करो ए, हमने रीड किया ए। राइट करो के, तो राइट कर दिया हमने ए की जगह पर के। ठीक है, और मूव लेफ्ट। अगर ये तीनों चीजें, ये तीनों एक्शन मुझे टेप पर इलस्ट्रेट करने तो वो इस तरह इलस्ट्रेट होंगे। यानी टेप के ऊपर पहले लिखा हुआ था ए, कोई भी स्ट्रिंग था और उस स्ट्रिंग के ऊपर ए था, तो हमने कहा कि जैसे ही ए रीड करो, के राइट करो और मूव लेफ्ट। तो ए रीड किया, ए की जगह के राइट किया और मूव लेफ्ट। समझ में आ रही है बात? जी मैम। ठीक है, फिर इसी तरह इसको किस तरह से कहेंगे कि बी रीड करो, एफ राइट करो और मूव हो जाओ राइट। तो हम बी पे खड़े हुए थे, हमने बी रीड किया, बी की जगह एफ को राइट किया और मूव हो गए राइट। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं टेप के ऊपर। अच्छा, आपकी टेप हमने कहा कि इनफाइनाइट है, लेफ्ट साइड से भी राइट हैंड साइड से भी दोनों साइड से टेप के ऊपर सिंबल ही सिंबल भरे हुए। इन सिंबल्स के बीच में, टेप के अंदर ही बीच में कहीं एक स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग होगा आपका इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये फिलहाल इस एग्जांपल के केस में इनपुट स्ट्रिंग क्या है? ABAC, तो इसको हम कहेंगे इनपुट स्ट्रिंग। तो ये टेप के ऊपर ही मौजूद है, लेकिन टेप के ऊपर सिर्फ ये नहीं मौजूद, टेप के ऊपर ब्लैंक्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब वही वाली बात है कि यहाँ पर देखें, ब्लैंक को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कहीं पे कोई और सिंबल हो सकता है, कहीं पे कैपिटल भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि इनपुट स्ट्रिंग के अलावा आपकी टेप पर कौन सी चीज हो सकती है? ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल टेप पर आने वाले हर सिंबल को हम कहेंगे टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इनपुट स्ट्रिंग होगा उसका सिंबल अलग है, तो वो सबसेट ही होगा आपके टेप अल्फाबेट्स का। ठीक है, और हमेशा इनिशियली हम इनपुट को रीड करना कहाँ से शुरू करेंगे? जहां पर बहुत सारे ब्लैंक के बाद पहला अल्फाबेट होगा, तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी हमेशा। इससे पीछे ब्लैंक्स चल रहे थे, तो ब्लैंक के बाद जहां पर पहला अल्फाबेट मिलेगा, यहां से इनपुट रीडिंग शुरू होगी। और फिर जहां पर हमें आखिरी ब्लैंक मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये इनपुट स्ट्रिंग हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी बाउंड्री हम ब्लैंक सिंबल को देखकर डिसाइड करेंगे कि हमारा इनपुट शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पर होगा। ये भी क्लियर हो गई बात? आगे चले।
मैम जी इससे लाजमी तो नहीं है ना कि ये कंसेक्यूटिव पड़े हो इनपुट स्ट्रिंग, मतलब 2-3 बीच में ये ब्लैंक सिंबल हो फिर एक अल्फाबेट हो। अगर बीच में एक ब्लैंक आ गया और दूसरा इनपुट आ गया तो फिर हम उसको सेपरेट इनपुट कंसिडर करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ये बाउंड्री एक रेंज है कि हम किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हुए हम किसी स्ट्रिंग को पहचानेंगे कहाँ से ब्लैंक के पहले से और ब्लैंक के बाद से। ठीक है, ब्लैंक के बाद दूसरा स्ट्रिंग शुरू हो जाता है। ब्लैंक भी रीड होता है मैम, मतलब पॉइंट करेंगे आगे जाना है। डेफिनेटली ब्लैंक भी रीड कर सकते हैं और आप चाहें तो ब्लैंक के बाद कोई और एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल सिंपल केस है, हम ब्लैंक रीड करके फिलहाल इस लेक्चर की डिस्कशन तक हम कह रहे हैं कि ब्लैंक रीड करके बस छुट्टी। अब इसका मतलब है कि इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गया, लेकिन ब्लैंक रीड करके आपका ऑपरेशन जारी भी रह सकता है। ये तो हम ABCD एक्सेप्ट करवा रहे थे। लेट सपोज अगर ट्यूरिंग मशीन मैंने कहा है कि बन सकती है दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो C लैंग्वेज के लिए भी बन सकती है। तो C लैंग्वेज में इंटीजर A कैसे होता है? पहले INT होगा, फिर ब्लैंक होगा, फिर A होगा, फिर सेमीकोलन होगा, फिर ब्लैंक होगा। तो C लैंग्वेज तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को करेगी, वो तो ब्लैंक को भी रीड करेगी और ब्लैंक को रीड करके फिर लेफ्ट मूव होगी, फिर आगे कुछ देखेगी, फिर राइट मूव होगी। लेकिन फिलहाल हम जाहिर है कि इतनी बड़ी लैंग्वेजेस को यहाँ पर प्रोसेस कर नहीं रहे, तो हम यहाँ पर सिंपलर लैंग्वेजेस को ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फिलहाल हम अपने इनपुट स्ट्रिंग को कैसे पहचान रहे हैं कि उसके पीछे भी ब्लैंक है, उसके आगे भी ब्लैंक है। आप चाहें तो आप अपनी लॉजिक इतनी बड़ी डेवलप कर सकते हैं कि उसमें ब्लैंक को ऐड कर सकते हैं। हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन की पावर इतनी है कि ये ब्लैंक्स को इस्तेमाल करके भी अपना एक लॉन्गर इनपुट स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिंपलर केस में हम ब्लैंक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो इनपुट्स को अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, इन वर्ड्स को अलहदा कर सकते हैं ब्लैंक सिंबल की बुनियाद। जी समर अब्बास नादिर, यस ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये मैं शायद आपको पहले ही समझा चुकी कि ये ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर ये जो पहला लेटर होता है, अगर किसी ने नहीं समझा तो दोबारा आ गया, ये जो पहला सिंबल लिखा होता है ये एक्चुअली टेप से रीड करने वाला सिंबल होता है कि हम टेप से रीड क्या कर रहे हैं। एरो के बाद जो दूसरा सिंबल होता है वो टेप पर राइट करने वाला सिंबल होता है कि टेप पर हम राइट क्या कर रहे हैं। और जो तीसरा सिंबल होता है वो मूवमेंट का सिंबल होता है, वो सिंबलाइज कर रहा होता है कि हमें उसके बाद लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर वहां पर L लिखा है तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट जाना है, और अगर वहां पर R लिखा है तो हम इसका मतलब है हमें राइट जाना है। तो ये दोनों बिल्कुल वैलिड ट्रांजिशन फंक्शंस हैं और ये दोनों केसेस आपकी ट्यूरिंग मशीन में अगर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम Q1 पे खड़े हैं और वहां पर A रीड हो रहा है तो हमारी करंट स्टेट क्या है? Q1 और हम A रीड कर रहे हैं। ठीक है, हम Q1 पे हैं, A रीड कर रहे हैं, B राइट किया और राइट मूव हो गए। शायद मैं एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही। यस मैम। नमाज ब्रेक, नमाज तो बेटा मुझे भी पढ़नी है। चलें इसको कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्पल हम ब्रेक के बाद आगे करेंगे। ये डिस्कशन अपनी ये वाली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर नमाज का ब्रेक करते हैं। अजान हुई, हो गई है? होने वाली अजान होगी। हाँ बस अजान हो जाए तब तक हमारी ये डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? स्लाइड को देखें और मुझे समझाएं क्या क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है। मैम करूँ मैं? हाँ हाँ करें। मैम इसमें हमने ए रीड किया है और ए की जगह पर बी राइट किया है और लेफ्ट मूव किया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जब हम Q1 पे खड़े थे, स्टेट Q थी तो हमारी टेप की हालत ऐसी थी, और जब हम स्टेट 2 पर आए तो टेप की हालत ऐसी हो गई। तो आप चाहें तो इसको देखकर अच्छे से समझ रहे हैं तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको देखकर आपको ये ड्राइव करना आना चाहिए और ये इलस्ट्रेशन देखकर आपको ये चीज ड्राइव करनी आनी चाहिए। इन दोनों का मतलब एक ही है, या तो टेप पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन देखकर समझ लें या इस एज को देखकर समझ लें। ठीक है, तो कोई भी आपके सामने टेप की बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन है तो उसको देखकर आप एक ट्रांजिशन फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर लेंगे ना? यस मैम कर लेंगे। अच्छा, रीडिंग के अंदर एक ये मजे का केस है, इसको भी देखें कि जहां पर रीड हो सकता है A B C D, वहां पर रीड हो सकता है ब्लैंक भी।
हम कह रहे हैं कि हमने ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक की जगह पर जी राइट किया और राइट साइड पर मूव हो गए। तो हम Q1 पे खड़े हुए थे और Q1 पे खड़े थे, टेप के ऊपर क्या है, ब्लैंक। Q1 पे खड़े होके हमने ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक की जगह पर जी राइट किया और फिर राइट मूव हो गए। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। वहां पर क्या केस हो रहा था पीडीए के अंदर कि डॉलर को रीड तो कर रहे थे, मगर डॉलर को रीड करने के बाद हम कुछ आगे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम, और उसकी डॉलर स्टेट कभी चेंज नहीं हो रही थी, डॉलर है तो डॉलर ही रहना था। लेकिन यहाँ पर अभी तो ब्लैंक है, लेकिन हो सकता है कि ट्रांजिशन फंक्शन उस ब्लैंक को किसी लेटर में चेंज कर दे। तो पहले इनपुट सिर्फ यहाँ तक था, अब इनपुट एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया। Q1 पे थे तो इनपुट 4 लेटर्स का था, लेकिन अब Q2 पे पहुंचे तो इनपुट हमारा 5 लेटर्स का हो गया। बिल्कुल पॉसिबल है। ये केस समझ में आ रहा है सबको कि हमने ब्लैंक रीड किया, लेकिन ब्लैंक को हमने ब्लैंक नहीं रहने दिया, ब्लैंक के ऊपर एक लेटर राइट कर दिया। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, डन हो गया। यस मैम। चलें, अच्छा थोड़ा डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म को देखते हैं। पीडीए में हमने थोड़ा बहुत नॉन डिटर्मिनिज्म अलाउ किया हुआ था, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं रखना है। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि हमेशा डिटर्मिनिस्टिक रहेगी। और डिटर्मिनिस्टिक रहने से क्या मतलब है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं Q1 पे खड़ी हूँ, ए रीड करूंगी तो मैं Q2 पर चली जाऊंगी, बी रीड करूंगी तो मैं Q3 पर चली जाऊंगी, ए रीड करूंगी तो बी राइट करूंगी, बी रीड करूंगी तो डी राइट करूंगी। अगर ए रीड करूंगी तो मैं राइट साइड पर मूव हो जाऊंगी, अगर बी रीड करूंगी तो लेफ्ट साइड पर मूव होंगी। ये बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन है, ये अलाउड है। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल डिफरेंट है। Q1 पे खड़ी हूँ, ए रीड करने के बाद बी राइट करूं या डी राइट करूं, राइट साइड पर मूव हूं या लेफ्ट साइड पर मूव हूं, Q2 पर जाऊं या Q3 पर जाऊं, तो ये ट्यूरिंग मशीन में नहीं हो सकता। ये हमें नहीं करना है ट्यूरिंग मशीन के अंदर। तो ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ट्यूरिंग मशीन इज ऑलवेज डिटर्मिनिस्टिक। और इवन लैम्डा ट्रांजिशन भी नहीं होगी। ठीक है, कोई कुछ भी रीड किए बगैर आगे चले जाओ, नहीं नहीं। अगर ब्लैंक भी होगा तो ब्लैंक को रीड करना है, और ब्लैंक को रीड करके हम कोई उस सिचुएशन पे कोई लेटर राइट कर रहे होंगे या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ब्लैंक को रीड कर रहे हैं, ब्लैंक को रीड करने का मतलब लैम्डा ट्रांजिशन नहीं, नल ट्रांजिशन नहीं है। यहाँ पर नल ट्रांजिशन अलाउड नहीं। ठीक, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है पीडीए और एफए और आपकी ट्यूरिंग मशीन के अंदर। मैं भी थोड़ा समझाएंगे दोबारा नो लैम्डा ट्रांजिशन। नो लैम्डा ट्रांजिशन का मतलब है कि अगर यहाँ पर लिखा होता है लैम्डा, लैम्डा रीड करें और बी राइट कर दें, ये नहीं हो सकता। लैम्डा रीड करने का मतलब है कि कुछ भी ना रीड करें और बी राइट कर दें। तो हम Q1 पे हैं या Q2 पे हैं। नॉन डिटर्मिनिज्म की सिचुएशन यही तो थी। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक तो ये सिचुएशन होती है कि आपके पास ए के लिए 2 एक्शन है, एक तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म है, और दूसरा नॉन डिटर्मिनिज्म हमने एक और पढ़ा है ना, वो क्या होता है, लैम्डा ट्रांजिशन, कि कुछ भी रीड किए बगैर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चले जाएं। तो ये लैम्डा को रीड नहीं करेगा कभी, क्योंकि लैम्डा को रीड करने का मतलब है कि मैं Q1 पे खड़ी हूँ या Q2 पे खड़ी हूँ। लैम्डा का मतलब है Q1 और Q2 मर्ज हो गए। जिस वक्त मैं Q1 पे खड़ी हूँ उसी वक्त मैं Q2 पे भी खड़ी हूँ, और जिस वक्त Q2 पे हूँ उसी वक्त Q1 पर भी हूँ। तो ये एक नॉन डिटर्मिनिज्म वाली सिचुएशन होती है, और ये ट्यूरिंग मशीन में अलाउड नहीं है। समझ में आया मल्लूक? जी मैम सही है। ठीक है ना। तो लैम्डा ट्रांजिशन हमने अलाउड रखी थी पीडीए के अंदर, एफए के अंदर भी एनएफए अलाउड था, लेकिन यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन के अंदर ना तो लैम्डा अलाउ कर रहे हैं हम रीड करना, और ना हम इसके अंदर किसी एक इनपुट के लिए 2 एजेस अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला नॉन डिटर्मिनिज्म अलाउड है। एक और नॉन डिटर्मिनिज्म की सिचुएशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर मैं Q1 पे खड़ी हूँ, ए रीड करूंगी तो Q2 पर चली जाऊंगी, बी रीड करूंगी तो Q3 पर चली जाऊंगी, और सी रीड करूं तो कोई एज नहीं है। एफए के केस में हमने कहा था ये नॉन डिटर्मिनिज्म है, लेकिन यहाँ पर हम इसको नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं कह रहे, बिल्कुल अलाउड है कि मैं Q1 पे खड़ी हूँ और मैं लेट्स सपोज सी रीड करती हूँ। अगर मैं Q1 पे खड़ी हूँ और मैं सी रीड करती हूँ और मेरे पास सी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो नॉन डिटर्मिनिज्म था ना एफए और पीडीए के अंदर, लेकिन यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, टोटली अलाउड है। ठीक है,
मैम तो स्टेट चेंज नहीं करेंगे यहाँ से फिर कोई? कौन सी स्टेट चेंज करूं? मुझे बताया ना, मैं Q1 पे खड़ी हूँ और मुझे C मिल रहा है, तो मैं कहाँ जाऊं? ये है हमारा एफ सॉरी ट्यूरिंग मशीन। कहीं नहीं जा सकते मैम। कहीं नहीं जा सकते, तो ठीक है। लेकिन ये फिर टोटल जी मैम ये फिर एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा? एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मैं देखूंगी पहली बात कि इस सिचुएशन को हम कहते हैं हॉल्ट। जब मैं Q1 पे खड़ी हूँ और C रीड कर रही हूँ तो ये स्टेट है हॉल्ट स्टेट, ठीक है। अब हॉल्ट स्टेट में देखूंगी कि मेरी हॉल्ट स्टेट एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर ये फाइनल स्टेट है तो ये एक्सेप्ट हो गया, और अगर ये रिजेक्ट स्टेट है तो फिर इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। मशीन को हॉल्ट तो डेफिनेट होना है, एक जगह तो ऐसा आएगा ही। अब जैसे यहाँ पे सी में खड़ी हूँ, सी रीड कर रही हूँ, मेरे पास कोई एज नहीं है, ये अलाउड है, मशीन हॉल्ट हो गई यहाँ पर। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि Q1 जो है वो एक्सेप्ट स्टेट नहीं। लेकिन अगर हॉल्ट मशीन ऐसी जगह पर हो जाए कि वो एक्सेप्ट स्टेट हो तो आप इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम एक तो जाहिर सी बात है एक्सेप्ट स्टेट होगी, बाकी उसके अलावा सारी रिजेक्ट स्टेट होंगी। नहीं नहीं, रिजेक्ट भी एक ही होगी, आपको अलग से बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा फर्क है एफ और ट्यूरिंग मशीन के अंदर कि आपको खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये मेरी एक्सेप्ट स्टेट है और ये मेरी रिजेक्ट स्टेट। हम कहीं बीच में से मतलब फंस जाएं फिर क्या करेंगे? तो फिर भी वो रिजेक्ट ही कहलाएगी। अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो रिजेक्ट तो हो ही रहा है। आपके पास रिजेक्ट करने का तो हर वक्त चांस है, एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास चांस नहीं है, ठीक है। मैम हम एक से ज्यादा एक्सेप्ट और एक से ज्यादा रिजेक्ट स्टेट बना सकते हैं? ये भी जबरदस्त आपका सवाल है। बनाने को मना नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ट्यूरिंग मशीन में हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखना चाह रहे, रिकमेंडेड है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो इसके ऊपर प्रोसेस हो सकती है। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप नहीं बना सकते, लेकिन नहीं मिलेंगी, नहीं बनाते, नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक ही एक्सेप्ट स्टेट रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनपुट को कहीं ना कहीं लाकर वहीं पर एक्सेप्ट कराएं। अगर दो डायरेक्शन में एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो आपकी मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा कि नहीं अलाउड नहीं है। अलाउ तो है, लेकिन क्यों करें? अननेसेसरी है या नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए काम करने की। ठीक है, तो इस स्टेट को कहते हैं हॉल्टिंग स्टेट। यहीं से आके डिस्कशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। कितनी देर ब्रेक करेंगे आप लोग? हम 20 मिनट्स। ठीक है, 6 o'clock हम वापस मिलते हैं और फिर हम यहीं से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।